गुड मॉर्निंग और मैं वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था और उसमें हमने आपको बताए थे कि कौन कौन से लॉज थे जो थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए बने थे। सबसे पहले हमने बताया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। सबसे पहले मैंने कौन सा डिस्कस किया था स्टूडेंट? लॉ ऑफ ट्रायड्स किसने दिया था? डॉबरइनर ने। तो डॉबरइनर ने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन की थी जब वो थोड़ी एलिमेंट्स उस समय उसके पास थे और उसने तीन तीन एलिमेंट्स का एक ट्रायड बनाया था जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और डॉबरइनर ने क्या किया था, जो भी एलिमेंट्स थे उसने कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज किया था? एटॉमिक मास का। तो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया था। जैसे कि एटॉमिक मास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास, अगर इसका एटॉमिक मास मैं 7 कह दूं यूनिट्स AU, एटॉमिक मास का यूनिट U ले रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट SI, और इसका 23 अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ और इसका ले रहा हूँ मैं 39। तो उसने ये कहा कि इन ये तीन एलिमेंट्स हैं, ट्रायड बन गया ऐसे उसने तीन ट्रायड बनाए थे। और उसने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज केमिकली सिमिलर, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं और जो अर्थमेटिक मीन फर्स्ट और सेकंड का है वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर होता है, ये उसने कहा। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन लूं फर्स्ट और सेकंड के एटॉमिक मास का, तो ये कितना आएगा? 46/2 23 आएगा। ये इसी के बराबर है जो मिडिल एलिमेंट है। लेकिन ये भी यूजलेस रहा क्योंकि सिर्फ 3 ट्रायड बने और उसके बाद ये फिर बेकार हो गया। जैसे जैसे और एलिमेंट्स बने, उसके बाद कौन सा आया था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट था, इससे इंपॉर्टेंट था। उसने क्या किया कि म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं संस्कृत में भी आप यूज करते हो, सारे गा मा पा ना धा 8, उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया तो पीरियोडिसिटी दिखी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी, तो उसने वो एक अपना लॉ बना दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने भी एक टेबल बनाया, इसका भी बेसिस क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे बनाए एलिमेंट। एक अच्छी बात थी कि ये फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी की बात कर रहा था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर एट्थ एलिमेंट की। लेकिन ये भी क्या हुआ कि सिर्फ कैल्शियम तक ठीक रहा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, इसने भी एटॉमिक मास यूज किया था। उसके बाद ये भी फेल हो गया, जैसे जैसे हायर एलिमेंट्स आए ये भी बेकार हो गया, ये भी यूजलेस हो गया। उसके बाद आया था जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इन सब में से, वो मेंडलीव था। तो मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसे ही फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा गया, क्योंकि उसने उस समय एलिमेंट्स को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया और सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सेम उसने ग्रुप में रखा और उसने ग्रुप्स बनाए और कुछ पीरियड भी बनाए और एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की दी। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का भी बेसिस जो था वो एटॉमिक मास था। उसने भी जो एलिमेंट्स थे दे अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी क्या किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बाय मेंडलीव। लेकिन मेंडलीव की सक्सेस ये थी कि उसने क्या किया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसने यूज की, जो जब उसने ग्रुप्स बनाए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं। तो जो सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स थे उसने कहा कि ये सेम ही ग्रुप में आएंगे क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसने मेल्टिंग पॉइंट्स यूज किए, बॉइलिंग पॉइंट्स का यूज किया, डेंसिटी का यूज किया। इस तरह की प्रॉपर्टीज को उसने कंपेयर किया और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उसने एक ग्रुप में रखा। और इसने इंपॉर्टेंट बात थी, कुछ गैप्स छोड़ दिए। उसने कहा कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए। अराउंड दैट टाइम 63 एलिमेंट्स उसको पता लगे थे और धीरे धीरे और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो रहे थे स्टूडेंट्स। तो गैप्स छोड़ दिए। उसने कहा ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हो जाएंगे और उन्हें उनके प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर दिया।
प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर दिया, ये जो एलिमेंट्स उसने कहा जो बाद में डिस्कवर होंगे। और ये जो एलिमेंट्स वो लिख रहा था स्टूडेंट्स इसमें, तो उसमें जैसे कि उसने जो गैप्स में उसमें एका एल्युमिनियम उसने लिखा कि एक एलिमेंट एका एल्युमिनियम जो है वो डिस्कवर्ड उस समय नहीं था, बाद में डिस्कवर होगा। अब एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में स्टूडेंट? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। बाद में ये एलिमेंट मिल गया, उसने उसकी प्रॉपर्टीज क्या भी बता दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका एटॉमिक मास, इस तरह की प्रॉपर्टीज भी उसने प्रेडिक्ट की थी जब गैप छोड़े थे। क्या क्या प्रेडिक्ट किया था कि एटॉमिक मास उसने कहा कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, ऐसे उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने बताई। एक का एल्युमिनियम, बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, पता होना चाहिए कि ये कौन सा एलिमेंट था, अभी बताने जा रहा हूं। ये गैलियम मिला था। कौन सा ग्रुप है एल्युमिनियम? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। स्टूडेंट ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। कौन सा ग्रुप है? 13। तो ये वाला गैप छोड़ा था किसने? मेंडलीफ ने, जिसका नाम उसने रखा एका एल्युमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है स्टूडेंट, जिसका मतलब है सिमिलर टू एल्युमिनियम, सिमिलर टू एल्युमिनियम। इसी तरह इसने बताया कि एका सिलिकॉन का भी बताया उसने, एका सिलिकॉन भी बताया उसने। तो ये बाद में गैलियम के नाम से मिला हमें। और एका सिलिकॉन भी उसने कहा कि गैप छोड़ दिया, एका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बाद में ये इसकी प्रॉपर्टीज भी मिली और इसका नाम ये जर्मेनियम मिला हमें। ये Ga है इसका सिंबल और इसका Ge है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये इंटरेस्टिंग बात थी कि उसने बहुत सारी जगह छोड़ी और नोबल गैसेस के लिए अलग से जगह छोड़ दी कि यहाँ पर नोबल गैसेस भी डिस्कवर हुई थी जिनकी जो रिएक्ट कम करती हैं, रिएक्ट ही नहीं कर रही थी उस टाइम, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ स्टूडेंट? एक तो प्रॉब्लम आ रही थी आइसोटोप्स की। उस समय जब आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए, एक ही एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब आइसोटोप्स की पोजीशन तो कुछ है नहीं क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो आइसोटोप तो सेम एलिमेंट्स है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है, केमिकली दे आर सिमिलर, लेकिन अब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखना पड़ेगा क्योंकि उनका मास डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब इन तीनों को कहाँ रखेंगे मेंडलीफ के टेबल में? क्या 3 अलग से ग्रुप जाएंगे? क्योंकि उसका अरेंजमेंट एटॉमिक मास पे था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। कार्बन की अगर मैं लूं तो उसके भी आइसोटोप्स मिल गए, C6, C13, C614। तो ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। दीज वर द प्रॉब्लम्स व्हिच वर बीइंग फेस्ड बाय मेंडलीफ। तो मेंडलीफ की प्रॉब्लम आ रही थी और फिर कोबाल्ट और निकल में भी आ रही थी कि लोअर एटॉमिक मास जो है वो बाद में आया और हायर वाला पहले आया जब उसने अरेंज किए थे इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया था स्टूडेंट्स? इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। 1 मिनट में आया, 1 मिनट, 2 मिनट। तो आप इसमें व्हाट्सएप पे ना मैसेज डाल दो कि ये ये बता देना क्योंकि नाइट
इससे कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें आप लोग का फॉल्ट नहीं है। मैं जो किसी पहले 2 साल में बच्चों की तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपने देखा जब मेरे 8 के जितने बच्चे हैं सबको पर्सनल दे रही, इसीलिए पर्सनल खींच रही हूँ ताकि मैं सबकी बात को ठीक कर दूँ। मेरी ड्यूटी तो है ना। तो बॉबी से मिल जाएगी, बहुत कोई बात नहीं, वो तो सब जो कहेंगे। Okay. All right, students, back. Now the question is the modern periodic table. You know which scientist is associated with modern periodic table? उस समय देखो मोज़ले एक फिजिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिस्ट थे, great British physicist. He was performing experiments and on X-rays, and he found that atomic number is more fundamental property. उसने क्या find किया? Atomic number is more fundamental property than mass, atomic mass. तो यहाँ पर एक सारी सिचुएशन नई चेंज हो गई और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। इसके बाद में उन्होंने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए न्यूट्रल एटम। तो इसमें आइसोटॉप्स की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि सेम आइसोटॉप्स सेम ही ग्रुप में रहेंगे क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। फिर अब जो हमारे पास टेबल हम यूज करते हैं स्टूडेंट, जो आपकी बुक में दिया गया एनसीईआरटी में पेज 86 पर देख लीजिए, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसमें मेटल दिखाए गए हैं, नॉन मेटल्स दिखाए गए हैं, मेटलॉइड्स दिखाए गए हैं और 18 ग्रुप दिखाए गए हैं, 7 पीरियड्स दिखाए हैं। ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं और कैसे उनके अंदर जनरल ट्रेंड्स हैं, उसका भी वीडियो हमने आपके साथ बनाया और डिस्कस किया कि कैसे सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है सेम ग्रुप में, और पीरियड में कैसे क्या होता था। आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा था, बढ़ता है, और वैलेंसी को क्या होता है, वैलेंसी 1 to 4 गई और 4 3 2 1 0, इस तरह से वैलेंसी की वेरिएशन हुई। तो जो भी डिफिकल्टी, जो भी लिमिटेशंस थी स्टूडेंट्स, मेंडलीव की, उसको रिमूव कर दिया, उनको सॉल्व कर दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कुल मिला के 118 एलिमेंट दिखाए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और कितने हर एक एलिमेंट, हर एक ग्रुप को प्रॉपर्ली स्टडी करिए। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। तो ये थोड़ा सा रिकैप था, थोड़ा रिवीजन था। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस पर। सबसे पहले आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। देखो क्वेश्चन अब जो पेपर आ रहे हैं स्टूडेंट, वो सेकंड टर्म के, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर का मतलब है आपको लिखना है स्टूडेंट, लेकिन कितना लिखना है, थोड़ा लिखना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आंसर शुड बी स्पेसिफिक, करेक्ट एंड राइट। मिनिमम एक लाइन से ज्यादा आंसर नहीं होते किसी भी क्वेश्चन के। एक एक लाइन का है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, वो भी स्प्लिट होता है हाफ हाफ मार्क्स में, जैसे कि हमने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हो मार्किंग स्कीम कैसी है। तो क्वेश्चन जो अब है वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आंसर लिखने पड़ेंगे। अब जैसे हम प्रैक्टिस के लिए हर तरह के क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट? आपको 1 से 2 मिनट का वक्त देता हूं, आप इसको बताइए आंसर, आपका आंसर क्या है। आपके पास नोट्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अभी तक आप यूज कर सकते हो जब इन सेशंस में हो। ये डायरेक्ट लाइव वेबिनार्स हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो आप बता सकते हो। Up to which element law of octaves was found to be applicable? क्या आंसर लिखेंगे? आपका आंसर क्या स्टूडेंट्स?
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का अभी मैंने बताया है कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ये सही रहा, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था स्टूडेंट, न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं हमारे सारे गामा पाना था, उसी तरह 8 है, उसने 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लेकिन इसका बेसिस था, उसने अरेंज किए थे, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था स्टूडेंट, कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था स्टूडेंट्स। और ये कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 मैंने यहाँ दिखाया, कैल्शियम तक जो है Ca कैल्शियम तक ये चला, उसके बाद में फिर ये भी नहीं यूज हुआ, क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स के लिए ये सक्सेसफुल नहीं था। जैसे जैसे और एलिमेंट्स बनते गए, नोबल गैसेस भी डिस्कवर हुई, तो फिर उसके बाद ये नहीं चला। तो ये एप्लीकेबल कब कहाँ तक था, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, आपने पढ़ा है, इट वाज एप्लीकेबल अप टू स्टूडेंट कैल्शियम। हायर एटॉमिक मास के लिए नहीं चला, तो इसका आंसर ये है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर ये है। तो जो अब क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। तो व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, रिवाइज किया था आपने स्टूडेंट, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है स्टूडेंट, elements were arranged according to increasing atomic masses. What he said, properties of the elements, chemical and physical, उसने क्या बोला, chemical and physical properties of elements, chemical and physical properties of the elements are periodic functions of atomic masses. Elements were arranged according to increasing atomic masses by Mendeleev. तो एक रिवीजन भी हो गया आपके पास, रिवीजन भी देखो कैसे रिवीजन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर गलत है, ये डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ये भी गलत है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ये बिल्कुल सही आंसर है, डिक्रीजिंग ये भी गलत है। तो हमारा एक आंसर क्या हुआ इसका, सी स्टूडेंट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और आंसर लिखना है, जितना छोटा आंसर और सही आंसर लिखना है, रट्टेबाजी नहीं चलेगी, मगिंग नहीं करनी, अंडरस्टैंड करना है, बिना सोचे समझे कोई भी आंसर पेपर में नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया। ये कह रहा है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। मैंने आपको बताया कि मेंडलीव के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंडलीव की इंपॉर्टेंस क्या थी कि मेंडलीव ने कुछ गैप्स छोड़े थे पीरियोडिक टेबल में, और वो गैप्स में उसने कहा कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए, बाद में ये मिल जाएंगे। और गैप्स में उसने क्या किया कि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया, एटॉमिक मास कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, डेंसिटी, इस तरह की भी प्रॉपर्टीज उसने प्रेडिक्ट कर दी, और किस टाइप के कंपाउंड्स वो बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादातर वो कंपाउंड्स बना रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, तो वो बता दिया कि इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे होंगे। तो कौन सा एलिमेंट था स्टूडेंट जो उसने गैप में छोड़े थे, यहाँ पर कौन सा, क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ा था, तो उसने कौन कौन से बताए थे हमें, तो आपके सामने उसने जो एलिमेंट बताए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो जर्मेनियम का आपको पता ही है, हमने बताया आपको कि उसने कौन सा बताया था स्टूडेंट, जर्मेनियम थोड़ी उसने बताया था, ये भी गलत है, उसने सिलिकॉन के बारे में बताया था, उसने क्या बताया था, एका सिलिकॉन। तो ये एका सिलिकॉन कौन सा है स्टूडेंट,
बाद में एका सिलिकॉन जो कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था एका सिलिकॉन के नाम से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाला एलिमेंट बाद में मिला था, जो उसने बताया था कि एका सिलिकॉन, मेंडली, एक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 10, ये ग्रुप है 14, ये मैं 14 ग्रुप के एलिमेंट्स बता रहा हूँ, ग्रुप 14 के। तो इतना बताया उसने, सिलिकॉन जो था ये करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर डी स्टूडेंट। तो उसने लिखा था कि एका सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एटॉमिक मास और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, और कि कंपाउंड्स जो बनाएगा वो किस टाइप के बनाएगा वो भी उसने बता दिए थे। तो आंसर हमारा क्या है, डी स्टूडेंट। इसको ठीक कर लो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। Which of the following statement about modern periodic table are incorrect? अब देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इनकरेक्ट कह रहा है, सही नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये क्या है, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। इसका मैं काटा नहीं लगाता क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है। दिस statement is incorrect. The elements in modern periodic table are arranged on the basis of increasing atomic mass. This statement is also incorrect. ये फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है। ये isotopes are placed in the adjoining group, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड वाला, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आंसर में क्या दिखना था, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन कौन सी हैं, 1, 2 एंड 3, ये इनकरेक्ट हैं। तो आंसर में क्या है, चेक करिए फिर आंसर। ए पार्ट ओनली 1, ये गलत। 1, 2 एंड 3 ये सही, ठीक आंसर। ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर क्या निकला हमारा, बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, 1, 2 एंड 3, ये इनकरेक्ट है। आंसर हमारा निकला बी स्टूडेंट। देखो, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, तब आंसर करना। देखना कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर हमें आंसर करना है, फिर हमें आंसर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। Which of the following statement about modern periodic table is correct? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज, गलत, इनकरेक्ट। इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स, इनकरेक्ट, ये भी गलत। इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम कॉर्ड ग्रुप्स, ये करेक्ट है, करेक्ट। It has 7 horizontal rows known as groups, incorrect. So then what is the correct answer, student, for this question? Answer B. Answer C. क्या आंसर हमने दिया? Answer C, students. 18 vertical columns हैं. There are 18 vertical columns. They are called the groups. इनको groups कहा जाता है। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन 6 आ गया स्क्रीन पे। विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ए बी सी डी विद एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड, स्टूडेंट? अब जब मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि ग्रुप में क्या होता था
किसी भी ग्रुप में जब हमने बताए थे हाउ डज द प्रॉपर्टीज वेरी इन ग्रुप्स एंड पीरियड, कौन सी प्रॉपर्टीज हम बता रहे थे स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में। पीरियड में क्या होता है स्टूडेंट? पीरियड में क्या होता है कि शेल नंबर सेम रहते हैं। इन द पीरियड स्टूडेंट एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग इन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are added in the same outermost electronic shell। ये बात तुम्हें समझ में आई? यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकलना इंपॉर्टेंट है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी जरूरी है। ए का एटॉमिक नंबर कितना है? ए का एटॉमिक नंबर है 2। ये एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1 से 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बताई गई है तुम्हें, ये आनी चाहिए स्टूडेंट, पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चन आएंगे। तो ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर बी का क्या है? एटॉमिक नंबर 3, तो बी का क्या बना? के और एल, अब 2 और 1। सी का एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 7, इसका क्या बना? 2 और 5, के में 2, एल में 5। और फिर 10 किसका है? डी का एटॉमिक नंबर, इसका क्या बना? 2 and 8 स्टूडेंट। और ई का क्या है? ई का 30 है, तो ए का क्या बना? 2, 8, 2, 8, 18 कितना हो गया? 10 और 18, 28 और 2 बचे। अब विच बिलोंग टू द सेम पीरियड कह रहा है। सेम पीरियड वाले वो हैं जिनके अंदर सेम शेल्स होंगे। कौन से हैं जिनके पास सेम शेल है स्टूडेंट? कौन कौन से हैं जिनके पास सेम शेल है? इसके पास सिर्फ एक शेल है, इसके बाद 2 शेल है, इसके बाद 2 है, इनके पास 3। ये तीनों के पास देख रहे हैं, तीनों के पास 2 शेल है, के और एल, के और एल, के और एल। तो बी, सी और डी स्टूडेंट, ठीक है, दे हैव 3 शेल्स। कौन कौन से हैं? के 2 शेल्स, 3 नहीं 2 शेल है इनके पास। कितने कितने हैं इनके पास स्टूडेंट? इनके पास 2 शेल हैं, 2 शेल्स, के और एल। तो जिनके पास सेम शेल है, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू द सेम शेल, वो सेम पीरियड में है, और ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट? बी, सी और डी। तो बी सी डी कहाँ है? ए बी सी वाला गलत, बी सी डी वाला सही। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर हमारा क्या निकला? बी, बी, सी और डी। इस तरह से आंसर पेपर में लिखिए। समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है आंसर करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या रहा है? द एलिमेंट्स ए बी सी डी हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17। विच पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? एक चीज आपको पता है, सेम ग्रुप का मतलब क्या होगा? एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप मींस दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला पेपर। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी पहले। फर्स्ट थिंग, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट। ये बार बार मैं लिखवा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं।
ए का एटॉमिक नंबर कितना दिया है 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, पहले शेल में 2 फिर दूसरे में 7, क्या हो गया KNL। और उसके बाद में 11 एटॉमिक नंबर है बी का, इसका क्या लिखोगे 281। उसके बाद 17 किसका स्टूडेंट, सी का 287 287। और उसके बाद में कौन सा है डी का क्या बना 282। और ये क्या बना स्टूडेंट 13 का क्या है 13 कौन सा स्टूडेंट, 13 का एटॉमिक नंबर 13 वाला ई, तो इसका क्या बना 283 स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो सेम ग्रुप में कौन होते हैं स्टूडेंट, जिनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अब देखो कि इसके पास कितने हैं आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 7, ये 7 और 7 ये सेम है। तो कौन से निकले स्टूडेंट जिनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेम ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो किन के पास है सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए और सी, ए और सी के पास। तो एलिमेंट आंसर हमारा ए और सी में आना चाहिए। तो ए एंड बी गलत आंसर, बी एंड डी गलत आंसर, तो ए एंड सी करेक्ट आंसर, डी एंड ई गलत आंसर। तो आंसर एग्जाम में क्या लिखा हमने सी, ए एंड सी। देखो आंसर कैसे निकालते हैं, वर्कआउट करना है, सोचना है, समझना है, और ऐसे एकदम आंसर नहीं लिखने। आंसर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए, तभी आंसर हम निकाल सकते हैं। चलो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, where would you locate the elements with electronic configuration 2 and 8 in the modern periodic table? Where would you locate the element with electronic, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, टू और 8, ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल स्टूडेंट कंप्लीटली फिल्ड है। ये कौन से वाले हैं, कौन से ग्रुप वाले हैं स्टूडेंट जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। आपके पास 1 से 2 मिनट का वक्त है, सोचिए और बताइए। 18 ग्रुप दिखाए थे मैंने, 18 ग्रुप्स दिखाए थे। तो कौन सा जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, नोबल गैसेस आपको बताई थी कौन से ग्रुप में होती हैं। ग्रुप 18 का हमने बताया था, ग्रुप 18 स्टूडेंट, ग्रुप 18 में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, 2-8 वाला। ग्रुप 8 गलत, ग्रुप 2 भी गलत, ग्रुप 18 बिल्कुल सही आंसर, और ये भी गलत। तो आंसर हमारा क्या है, ग्रुप 18। और ये मैंने कहा पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह स्टडी कर लो, इस पे बहुत क्वेश्चन आने वाले पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, फिर आपको 2 मिनट का वक्त मिलता है सोचने के लिए और आंसर करने के लिए। एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू। सोचिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं स्टूडेंट, उनमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज हुआ, कौन सा एलिमेंट है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट का वक्त है, सोचिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है विच इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स। कौन सा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है कार्बन जो है, इट इज द मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट, इट फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड कार्बन के बने हुए हैं। आपको पता है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि दो रीजन बताए थे, कार्बन का कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन कौन से ग्रुप में है स्टूडेंट्स? विच ग्रुप इज कार्बन? कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 40। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, 2 4 होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो 14 ग्रुप में कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। तो कार्बन जो है हमारा वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जिसे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आंसर क्या लिखा हमने इसमें? ग्रुप 1 गलत, ग्रुप 14 बिल्कुल सही आंसर। गलत गलत, ओके। हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट बी, वो है ग्रुप 14। एलिमेंट का नाम भी हमने बताया कार्बन। और कार्बन के आपको पता ही है कि बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, बहुत सारे रीजंस हमने सारे एक्सप्लेन किए थे आपको। पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स फॉर पीरियड 2? आपके पास 1 to 2 मिनट्स हैं सोचने के लिए। हमने बताया था कि जितना पीरियड नंबर होता है उतने ही शेल्स होते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे? व्हाट विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स? What will be your answer students? आंसर क्या लिखोगे? Which of the following is the outermost shell for element period 2? देखो, अगर पीरियड 1 है तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल है। और वो कौन सा पहला शेल होता है? के। अगर पीरियड 2 है स्टूडेंट तो 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक के और एक एल। अब ये पूछ रहा है आउटर मोस्ट शेल। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। तो आउटर मोस्ट कौन सा? आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल। तो आंसर हमारा एल है। के वाला गलत, एल वाला सही, एम गलत और एन गलत। तो आंसर क्या लिखा हमने स्टूडेंट? एल शेल। एल शेल किसका आंसर आया? बी। कोई भी अगर पीरियड 3 होता तो फिर के एल एम, इस तरह से शेल चलते जाते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल पूछा है उसने, आउटर मोस्ट, इसलिए इसका आंसर हमने लिखा एल शेल। ये भी नोट कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 20। ये वाले एलिमेंट्स आपको याद करने हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी में उसने लिखा है कि आपको पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका क्या है? 281। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर वाले। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 283 है। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 14 में। 2 और 8 और 4 है। और फास्फोरस कौन से
में है, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 285। तो किसके पास सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? आंसर क्या बना? फास्फोरस, ये मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस के पास। तो आंसर ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट आंसर है। तो आंसर है हमारा डी, फास्फोरस। समझ में आया क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं? क्वेश्चन को सोचना है फिर आंसर लिखने हैं, ऐसे कोई भी आंसर नहीं लिखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। पहले तो ये देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन का क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट, कौन से ये ग्रुप में है या पीरियड में है। अगर मैं पीरियड पीरियोडिक टेबल मुझे पता है स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको क्या लर्न किया आपने, तो सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, हीलियम था, लिथियम था, बेरिलियम था, बोरॉन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, इस तरह ये ग्रुप नंबर भी मैंने लिख दिए। ये क्या है? ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर स्टूडेंट, ग्रुप के नंबर ये वाले 1 2 3 1 2 13 इस तरह। तो ये सेकंड पीरियड में क्या होता है स्टूडेंट? लेफ्ट टू राइट। लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया था, लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो ये कम होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा पहले। 3 एलिमेंट दिए ना, कौन कौन से आपको दिए इसने? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इनको अरेंज करना है स्टूडेंट। सबसे छोटा कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन सबसे छोटा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये साइज है इंक्रीजिंग साइज। कौन सा निकालना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा आंसर होगा FON। FON कहां पर है? ये गलत, ये गलत, ये वाला आंसर सही, FON। आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी। देखो कैसे क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यू शुड बी नोइंग स्टूडेंट हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। Which among the following has the largest atomic radii? देखो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई या साइज स्टूडेंट हमने बताया था इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपका वीडियो अपलोडेड है, चेक कर लो, डाउन द ग्रुप। और क्या बताया था? डिक्रीजेस अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अब सोडियम, और ये सोडियम कौन सा ग्रुप में है? ग्रुप 1 में सोडियम है और पोटेशियम है, ये दोनों एक ही ग्रुप में है। और ग्रुप 2 के कौन से हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो साइज ये बढ़ रहे हैं नीचे, और इस तरफ साइज डिक्रीज हो रहे हैं। इधर इंक्रीज कर रहे हैं साइज नीचे, और राइट टू लेफ्ट डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फिर क्या होना चाहिए? पोटेशियम सोडियम से बड़ा है, तो पोटेशियम सोडियम से बड़ा है स्टूडेंट, और पोटेशियम कैल्शियम से भी बड़ा है, क्योंकि पीरियड में कम होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? तो लार्जेस्ट कौन सा होने वाला? पोटेशियम। दिस इज, तो ये आंसर सही है, गलत। तो आंसर क्या हुआ इसका? सी, पोटेशियम सबसे लार्जेस्ट है। ये सारी वीडियो मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। दोबारा से कोई क्वेश्चन में डाउट है उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज कह रहा है। तो सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ये सब मेटल ही है, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम मेटल है। तो जिसका सबसे लार्जेस्ट साइज होगा वो मोर रेडिली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? मोर रेडिली लूज करेगा। तो अल्कली मेटल जो होते हैं वो जल्दी लूज करते हैं, लेकिन उन सब में से सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर ये लूज करेगा तो ऐसे करेगा, तो लार्जेस्ट साइज है। तो इसमें से अगर एक ही आंसर लिखना है तो ये पोटेशियम बनेगा। मेरा आंसर आ गया सी। तो के जो होता है इन सबसे ज्यादा रेडिली लूज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली होना चाहिए क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा रेडिली कौन करेगा? पोटेशियम। सारे ही लूज करते हैं, ये सारे ही मेटल हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका हमें पता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है लूज करने की, ये टेंडेंसी है गेन करने की। तो ये तो मेटल है, ये तो लूज करेगा, ये आंसर फिर गलत। फ्लोरीन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये लूज नहीं करेगा। डज नॉट लूज था, डज नॉट लूज था, इसलिए आंसर में मैंने इसी लिखना है। नॉन मेटल है, ये डज नॉट लूज, डज नॉट लूज, तो ये आंसर सही है यहाँ पर। तो ये मैग्नीशियम मेटल है, ये मेटल है, ये तो लूज करेंगे। तो आंसर क्या हुआ हमारा स्टूडेंट? हियर बी, फ्लोरीन डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टूडेंट, ये गेन करता है। इसका 2 7 है, एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो 2 8 बन जाएगा, ये गेन करता है। तो आंसर हमारा बी है स्टूडेंट। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल पे जो आ सकते हैं। और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इनको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आने वाले पेपर में डिस्क्रिप्टिव है, आपने लिखना है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रट्टेबाजी नहीं करनी। फिर मैं मिलता हूँ, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में। ओके।